नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरा की, जहां पर मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज यहां छठीगढ़ रोड पे प्रियकांत जू मंदिर पर आए हैं और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। उनके साथ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। मंच पर आते ही गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के तमाम लोगों ने स्वागत किया। विधायक और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी और राजेश चौधरी माठ के विधायक और तमाम अन्य विधायक मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हेमा मालिनी की हैट्रिक कराइए, यानी आप लोग ब्रजवासी हैं और हेमा मालिनी भी आप ही के बीच की हैं, ब्रजवासी हैं पहले से ही और राधा रानी की भक्त हैं। इनको आप हैट्रिक कराइए, इनको लाखों मतों से विजय बनाकर इनको जिताकर विजय बनाइए और इनके कोई भी अगर काम होता है, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने भी कहा है कि जनता का अगर कोई काम होता है तो वो काम उनको भी बताइए, क्योंकि मथुरा से वो भी सांसद रहे थे और मथुरा के लोगों से काफ़ी घुले मिले हैं। इसलिए उन्होंने भी हेमा मालिनी को तीसरी बार भारी मतों से विजय बनाकर संसद में भेजने की मथुरा वासियों से अपील की है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार अभियान अपने जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रचार प्रसार अभियान के बीच में कथित शराब घोटाले का मामला जोरों पर चल रहा है और इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव के बीच में जो कथित शराब घोटाला है वो भी लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेष तौर पर जब से गिरफ्तार किया है तब से ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में आलू पूरी और केला खाने की जो बातें तूल पकड़ी है, उसके बाद से लगातार मामला और गंभीरता से होता जा रहा है। इसी को लेकर के एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर न केवल जमकर निशाना साधा बल्कि साफ तौर पर कहा कि वो तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तौर पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि लगातार बीते दिनों आलू पूरी और आम खाने की बात का जो मुद्दा था वो गर्माता जा रहा था और इसको लेकर के बीते दिनों कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, जिसके बाद आज संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव अपने जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा चुनाव के बीच में कथित शराब घोटाले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीति में, इस पूरे चुनाव में एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका और कन्नौज से अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। चुनाव में इंडिया गठबंधन के दिग्गजों यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रत्याशी बनने का संशय अब खत्म होने वाला है। जल्द ही 8 सीटों पर फुल प्रूफ प्लान के तहत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और जल्द ही उनके नामों की सूची जारी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ सपा माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर भी दांव लगा सकती है। जल्द ही उमर अंसारी के नाम की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण मतदान हो चुका है, लेकिन अभी तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों की घोषणा नहीं हो सकी और यह तय नहीं हो सका है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि
सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज, राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। राहुल गांधी जहां अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, वहीं प्रियंका गांधी के टिकट घोषित नहीं होने से अभी तक बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों का यह दावा है कि यहां से समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की बात करें तो समाजवादी पार्टी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को घोसी या गाजीपुर से चुनाव लड़ा सकती है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन गैंगस्टर मामले में सजा कम न हुई तो उनका टिकट कट सकता है और ऐसे में सपा उमर अंसारी को गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा सकती है। अगर सजा कम हुई तो अफजाल अंसारी की सीट पर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उमर अंसारी को घोसी से प्रत्याशी बनाया जाएगा। यहाँ पर मंत्री ओपी राजभर का बेटा चुनावी ताल ठोक रहा है और उमर के यहाँ से प्रत्याशी घोषित होने से कहीं न कहीं ओपी राजभर की टेंशन बढ़ भी सकती है। फिलहाल जिस तरह से इन दिग्गजों की सूची के बारे में कहा जा रहा है और सूत्रों का बड़ा दावा है जल्द ही इनके नामों की घोषणा हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से सेफ सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, ऐसे में लोकसभा के चुनाव का परिणाम क्या रहता है यह आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउजबेरी कोर्ट में कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत याचिका दायर की थी और इस जमानत याचिका को लेकर आज राउजबेरी कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट का कहना है कि कोर्ट अब इस मामले में 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी, यानी साफ कहा जा सकता है कि तब तक के लिए फिलहाल मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के मद्देनजर मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी और उसी को लेकर के कोर्ट में जो इसमें सुनवाई हुई थी। बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को विगत 2023 फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और वो लगातार हर बार जब भी वो जमानत याचिका दायर करते हैं उनकी जमानत याचिका रद्द हो जाती है। ऐसे में इस बार अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत देता है या फिर जिस तरीके से उनके लिए मुश्किलें बरकरार है वो जारी रहती है। फिलहाल 30 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विस्तार पूर्वक हमारे संवाददाता आशिफ बेग। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में आज भी कोर्ट का फैसला नहीं आ सका। अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। फिलहाल लगातार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद है। पिछले 6 पेशियों से आगजनी के इस मामले में कोर्ट का फैसला टलता जा रहा है। तारीख पे तारीख लगातार हो रही है। आज भी इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला आना था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया। वह महाराजगंज जेल में बंद है। फिलहाल जिस तरह से मामला टल रहा है
इससे कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की बेचैनी बढ़ रही है और यदि 4 साल के ऊपर की सज़ा हुई तो इरफान सोलंकी की विदायगी भी जा सकती है। फिलहाल यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत अन्य आरोपी कोर्ट से बरी होते हैं तो इरफान सोलंकी की परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इरफान सोलंकी को कस्टडी रिमांड पर लेने का मन बनाया है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि क्या 26 अप्रैल को इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला आता है या नहीं, या फिर ईडी की आगे की क्या कार्रवाई रहती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आज इंडिया। तो भाई आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। किसने मारी बाजी, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड के नतीजे आज बाकायदा घोषित कर दिए गए हैं। सचिव और उसके निदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजे घोषित किए। इस बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है, जहां उनका परसेंटेज बहुत बेहतर रहा है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस बार हाई स्कूल में 89% से ज़्यादा छात्र छात्राएँ पास हुए हैं। वही इंटर की बात करें तो 82% से ज़्यादा छात्र छात्राएँ पास हुए हैं। अगर टॉपर लिस्ट की बात की जाए तो सीतापुर ने इस बार एक कीर्तिमान बनाया है। सीतापुर के एक ही कॉलेज के हाई स्कूल और इंटर दोनों के छात्रों ने टॉप किया है। प्राची निगम हाई स्कूल की टॉपर रही हैं, वहीं शुभम वर्मा ने इंटर में टॉप किया है। ये दोनों एक ही विद्यालय के हैं। उस तरह से कह सकते हैं कि इस बार जो टॉपर लिस्ट है उसमें भी कड़ा कंपटीशन रहा है। सेकंड नंबर पर दोनों इंटर और हाई स्कूल में जो छात्रों की संख्या है वो एक से ज़्यादा है। जहां एक में 6 छात्र बराबर अंक पाने वाले दूसरे स्थान पर है, वही इंटर में भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। तो ये कहा जा सकता है कि एक कीर्तिमान बनाते हुए बहुत ही जल्दी नतीजे यूपी बोर्ड ने इस बार घोषित किए थे। पिछली बार 25 दिनों के अंदर नतीजे आए थे, इस बार उससे भी कम समय में नतीजे घोषित किए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव ने बाकायदा परीक्षा को बहुत तेज़ी से सकुशल संपन्न कराया था और अब नतीजे भी घोषित हो गए। और जिस तरह से नतीजे आए हैं वो एक बार फिर से पिछले साल की तुलना में बेहतर नतीजा कहा जा सकता है। हाई स्कूल और इंटर दोनों में जो परसेंटेज है पासिंग का वो बढ़ा है। वहीं टॉपर की अगर बात करें तो एक बार फिर से पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। छोटे शहरों ने कीर्तिमान बनाया है। इस बार भी टॉपर की लिस्ट में सीतापुर और फतेहपुर जैसे शहरों के बच्चों ने कीर्तिमान बनाया है। वहीं ग्रामीण परिवेश के छात्राओं और छात्रों ने भी बहुत बेहतर नतीजे दिए हैं। तो ये कह सकता है कि अब छात्र और छात्राओं में खुशी की लहर है। नतीजे आने के बाद उनके भविष्य के रास्ते आगे और खुलेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले दिनों में वो अपने जो उम्मीदें हैं, अपनी जो उनका टारगेट है उसे पूरा करेंगे। और यूपी बोर्ड ने जिस तरह से नतीजे घोषित किए उसने भी अब राहत की सांस ली है। शोएब प्रयागराज। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान बहिष्कार देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन इस मतदान में एक पहलू ये भी देखने को मिला, कई लोग इस चुनाव प्रक्रिया से नाराज यहाँ पर दिखे। कई गांवों ने चुनाव बहिष्कार यहाँ पर किया, मतदान नहीं किया और ये निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का विषय है। राज्य भर में 25 ऐसे बूथ पोलिंग बूथ रहे जहां पर किसी भी प्रकार से कोई एक भी मत प्रयोग नहीं किया गया। ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये आंकड़ा बढ़ा है वो सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा मात्र 10 था, यानी 10 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ मतदान नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो चुका है। और ये तब हुआ है जब निर्वाचन आयोग लगातार पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा था कि राज्य में मत का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोगों की जो नाराजगी उसे दूर करने का काम किया जा सके। लेकिन जनता नाराज यहाँ पर दिखी और ये सब चीजें छोटी छोटी बातों से हुई, छोटी छोटी मांगों को लेकर हुई। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर इन सब चीजों पर समय रहते अगर अब भी काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये चिंता और बढ़ सकती है और सरकार की मुश्किलें और घिर सकती है। अभय कैंतुरा, इंडिया वर्ल्ड, देहरादून। हरिद्वार में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विकास चौहान।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती उसकी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर है। इस समय हरिद्वार विधानसभा सीट के हम केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जो ईवीएम की मशीनें हैं उनको यहां पर सुरक्षित रखा गया है। बाकायदा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है उसको यहां पर लगाया गया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, पीएससी, उसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो यहां पर रहेगी। साथ साथ सीसी फुटेज कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो नाइट विजन के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा करेंगे। तो कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो चुनाव आयोग है उसने काफ़ी व्यापक प्रबंधन यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ अगर कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जो ईवीएम की मशीनें किस तरह से सुरक्षित रखी गई हैं उसका मुआयना करना चाहता है या यहाँ पर 24 घंटे उसकी निगरानी करना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो 4 जून तक की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रहेगी, जिसमें नाइट विजन कैमरों के साथ साथ त्रिस्तरीय जो सुरक्षा पुलिस की है वो यहाँ पर रहने वाली है। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। कितना प्रतिशत हुआ मतदान, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान का प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में इस बार काफी कम यहाँ पर रहा है और मतदान का कम प्रतिशत अब सियासी दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास यहाँ पर किए गए थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, सियासी दलों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया था कि युवा मतदाता मतदान स्थल तक पहुंच सके और राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। पिछले 6 महीने से निर्वाचन आयोग लगातार राज्य के भीतर ये प्रयास कर रहा था कि राज्य का युवा मतदाता जो पहली बार पहली बार वोटर बना है उसको मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास किया जा सके, ताकि पिछले रिकॉर्ड टूट सके, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखा और मतदान का प्रतिशत भी यहाँ पर गिरा हुआ है। इसलिए अब आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। सियासी दल अपने हार और जीत का आकलन यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अपने हार जीत के समीकरण निकाला जा सके। लेकिन निर्वाचन आयोग ये कोशिश करने में जुटा हुआ कि जो इसके कारण है मतदान कम प्रतिशत वाले, उनको दूर किया जा सके, निकट भविष्य में इन सब चीजों का हल निकालकर मतदान को बढ़ाने वाला काम किया जा सके। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता अजय चौहान। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव भी शुरू हो गए हैं, वहीं एक बार फिर कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। बता दें कि पंजाब से कमलजीत और एक और हिमाचल से जिन्होंने हिमाचल में जीत दिलाई थी, तजिंदर सिंह बिट्टू, आज बीजेपी में शामिल हुए। देखना ये होगा कि जिस तरह के इंडिया अलायंस गठबंधन लगातार दावा करेगी 2024 में इंडिया अलायंस गठबंधन जीत कर आएगी और बीजेपी को हराएगी, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि जो बीजेपी का मुद्दा था, जो बीजेपी का एजेंडा कि देश से कांग्रेस मुक्त होगी, तो इसी तरह से देखिए लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका लगता नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार हर रोज दिन कोई ना कोई कांग्रेस ही बड़ा लीडर बीजेपी में शामिल हो रहा है, यानी कि आने वाले 2024 में लगता है कि शायद जो कांग्रेस ही जो नेता है या तो वो छोड़कर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी के जो काम है, मोदी जी की जो नीति है, जो मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम उसको देखकर बीजेपी में आ रहे हैं और वो कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो बीजेपी कर रही है। देखना होगा कि इसके अलावा अब और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कौन शामिल होगा। दिल्ली से अजय चौहान, देवाइस। तो वहीं दिल्ली में करीब 2 महीने बाद सिंघू बॉर्डर को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आंदोलन के चलते पिछले लंबे समय से दिल्ली के तमाम बॉर्डर जो बंद किए गए थे, अब उसे खोलने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, मैं सब मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर के पीछे की अगर तस्वीरों की मैं बात करूँ तो मेरे पीछे की तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो फ्लाईओवर है इसको पूरी तरीके से सीमेंटेड से इसको बंद कर दिया गया था और अब जो है इस सीमेंटेड को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर को खोलने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि ये बंद होने की वजह से आसपास के लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब ये कहा जा सकता है कि ये खुल जाने से यहाँ के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से न केवल ट्रैफिक जाम की जो हालत थी, बल्कि इसके अलावा लोगों का जो व्यापार है वो भी चौपट होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जब इस बॉर्डर को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम जैसी जो स्थिति है
उससे भी लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर कांग्रेस कार्यालय पर हो गई कुर्सी को लेकर कहा सुनी। आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक की गई थी जिसपे समाजवादी पार्टी के राजेंद्र बिंद एस को बुलाया गया था और वही के पदाधिकारी कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर बैठी थी। अब आपको बता दें कि आगे की कुर्सी को लेते हुए कि आगे वो बैठेंगे इसी में कहा सुनी जमकर हो गई। यहाँ तक कि बात आगे पहुँच गई कि हाथापाई की बात सामने आ गई। वहां के लोग ने हैरान करते हुए बात यह कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खुद अपने को ही कमजोर बना रही है तो आगे किस तरह से जनता का साथ देगी और किस तरह से चुनाव लड़ेगी। यही पर लोगों का भी कहना है कि सही बात, जिस तरह से लोग आपस में ही कहा सुनी करें कुर्सियों को लेकर आगे किस तरह का चुनाव का माहौल चल रहा है, किस तरह से जो है कि वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा पूरे मिर्जापुर में। लोग कहेंगे कि जो कांग्रेस लोग के जितने स्टाफ है वो लोग खुद आपस में इस तरह से भीड़ रहे तो क्या कहा जाएगा। वहीं पर कुछ ही देर बाद राजेंद्र बिंद आते हैं और उससे पहले इस मामले को सुलझा दिया जाता है। वहीं का लोगों का कहना है कि जब पहली बार इस तरह से हुआ, अब ऐसी गलती कोई भी पदाधिकारी नहीं करेगा। अगर जो भी इस तरह का राजो तंत्र करके आपस में कहा सुनी करेगा उसको यहाँ से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए मिर्जापुर से। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। भीषण सड़क हादसा हो गया है। नामकरण कार्यक्रम से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर जो कि जनपद कन्नौज के शिमला मऊ क्षेत्र के लोधीपुर गांव के रहने वाले थे। आपको पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चला, मैनपुरी के बिस्वा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी है। हालांकि बता रहे हैं ट्रैक्टर की लाइटें खराब हो गई थी, उनको मरम्मत किया जा रहा था। तभी पुरावली की ओर से तेज रफ्तार ट्रक ने आकर द्वारकाधीश मोड़ पर, द्वारकापुर जो गांव है वहां कट है, NH2 की घटना बताई जा रही है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हैं। SP विनोद कुमार सिंह ने घटना की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि नामकरण कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग और सुबह 4 बजे की तकरीबन घटना बताई जा रही है। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने मदद की, रेस्क्यू टीम चलाई और उसके बाद पुलिस ने भी सभी घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराने का काम किया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। मिर्जापुर में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। थाना संत नगर के पास में दीपनगर एक है। आपको बता दें दीपनगर में एक चाट का ठेला लगाते हुए एक गरीब शाम को घर की तरफ से जा रहा था अपने घर की ओर, और वही रास्ते में एक कार आई। कार में हल्की से उसकी ठेला छुआ गई जिसके कारण कार चालक जो है जो ड्राइवर था वो आग बबूला हो गया और वो बाहर निकलता है और जो ठेले का जो चालक है गरीब आदमी है उसके ऊपर जानलेवा हमला हथियार से कर देता है, जबकि वो लहूलुहान हो जाता है। वही कि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए आते हैं, तभी जो है कि जो कार चालक है वो अपने गति से भाग जाता है कार को लेकर। वहीं लोग एम्बुलेंस को सूचना देने के बाद एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस जिला अस्पताल को ले आते हैं, वहां पर भर्ती कराया गया, उसकी इलाज जारी। अब देखते हैं कार चालक के ऊपर कितनी कार्रवाई की जाती है। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।